नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे 5 लोगों की, 5 व्यक्तियों की, और इन 5 व्यक्तियों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से समाज के लिए, देश के लिए और लोकतंत्र के लिए ये खतरा पैदा कर रहे हैं। और इनको मैंने 2 वर्गों में बांटा है, 2 कैटेगरीज में बांटा है। पहले वो है जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है। और दूसरा वर्ग वो है जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन धर्म के विरोध में अपशब्द बोल रहे हैं, तमाम तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। और इन 5 लोगों में 3 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिस तरह की उन्होंने बातें की है वो एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली बातें। अब उन 3 लोगों में पहला नाम मैं लूँगा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। आप सर्च लाइट लेकर या उससे भी बड़ी कोई लाइट हो उसको लेकर खोजें पूरी दुनिया में, तो इस आदमी से बड़ा झूठा कोई नहीं मिलेगा। झूठ बोलना इसकी प्रकृति है। इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो झूठ बोलने की है। और झूठ इतने धड़ल्ले से बोलता है कि आपको, बहुत से लोगों को जो इसको जानते नहीं हैं, उनको लगेगा कि बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सच सच बात बोल रहा है। पुलवामा को लेकर इसने इतना झूठ बोला है और उसको लेफ्ट लिबरल मीडिया ने इतना चलाया है, उसका इतना प्रचार और प्रसार किया है कि अगर कोई और देश होता और लोग ऐसे आदमी पर विश्वास करते, अपने देश में भी अगर लोग ऐसे आदमी पर रत्ती भर भी विश्वास करते तो देश में पता नहीं क्या स्थिति हो जाती। वो तो अच्छी बात यह है, देश का सौभाग्य है कि लोग पहचानते हैं ऐसे लोगों की नीयत को, फितरत को। और उन्होंने इस व्यक्ति की किसी बात पर भरोसा करना या उस पर कान देना भी ज़रूरी नहीं समझा, लेफ्ट लिबरल मीडिया के इतने प्रचार प्रसार के बावजूद। इसको ज़िंदगी में इसके इतने इंटरव्यू नहीं छपे होंगे जितने इसके इंटरव्यू पिछले 5 साल में छपे हैं, ख़ासतौर से इसके गवर्नर पद से रिटायर होने के बाद और ज़्यादा। तो इसको क्यों इतनी प्रमुखता दी जा रही है? क्योंकि ये झूठा आरोप लगा रहा है, लगातार लगा रहा है कि पुलवामा में जो हुआ सीआरपीएफ के जवानों पर हमला, वो दरअसल मोदी की प्रायोजित नीति थी चुनाव जीतने के लिए, ताकि पुलवामा हो उसके बाद वो बालाकोट स्ट्राइक कर सके और उसका फ़ायदा चुनाव में उठा सके। अब ऐसी गिरी हुई बात, ऐसी घृणित बात जो है वो कोई बीमार दिमाग ही सोच सकता है, लेकिन ऐसे बीमार दिमागों की अपने देश में कोई कमी नहीं है। बात यहीं तक अगर रहती तो शायद जो है गनीमत होती। ये इस व्यक्ति को जितनी पब्लिसिटी जो है लेफ्ट लिबरल मीडिया ने दी है, ज़िंदगी में इसको कभी उम्मीद भी नहीं रही होगी, कभी इसने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी पब्लिसिटी मिलेगी। लेकिन इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। 2 और जो नाम इसमें जुड़ते हैं इसी मुद्दे पर, वो हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहब ठाकरे के बड़े बेटे उद्धव ठाकरे। और तीसरा नाम है सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जहर उगलते रहते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ। ये कोई नई बात नहीं है और उनका पॉलिटिकल अगर वो एजेंडा है तो उसमें भी किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर, देश की चुनी हुई सरकार की नीयत पर सवाल उठाना और नीयत पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना, ये बड़ी खतरनाक बात है, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और इन तीनों ने जो एक बात कही है जिसको मेरी नज़र में अक्षम्य माना जाना चाहिए, इन तीनों ने अलग अलग समय पर ये बात कही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे पहले नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पुलवामा जैसा हमला करवाएंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे चुनाव में प्रचार करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा बीमार दिमाग और कौन हो सकता है।
ये व्यक्ति एक तरह से इतने बड़े इवेंट की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर रहा है। ये ऐसे जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको एक तरह का संकेत दे रहा है। जो इस देश की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं, आतंकवादी तत्व हैं, जो इस देश को विभाजित करना चाहते हैं, ऐसे तत्वों को एक तरह से क्यों दे रहा है कि ऐसा अगर किया जाए तो क्या उसका नतीजा हो सकता है। और मोदी विरोध के लिए ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए, मेरा मानना है कि तीनों को हिरासत में लेकर पूछा जाना चाहिए कि उनके पास उनके इस आरोप का आधार क्या है, उनके पास इस बात का प्रमाण क्या है, उनके दिमागी फितूर और ये दिमागी जो है उनके खुराफात के अलावा और उनके पास क्या जानकारी है। जाहिर है कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। ऐसी कल्पना करना भी जो है वो महापाप की श्रेणी में आएगा। लेकिन इन लोगों को पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं, इनको अपने एजेंडे से मतलब है। इनका एजेंडा है मोदी विरोध, किसी भी तरह किसी भी कीमत पर मोदी को रोकना। और इन तीनों को बड़ी उम्मीद थी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से। इनको उम्मीद थी कि ये तीनों, उम्मीद क्या थी बल्कि दावा कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दावा सत्यपाल मलिक कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्य बुरी तरह से हारने वाली है, तीनों राज्यों की जनता नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट करने वाली है, और उनके हिसाब से इस विधानसभा चुनाव का नतीजा सीधे सीधे प्रभावित करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को। और मोदी का सफाया होना, मोदी जाने वाले हैं। ये बार बार ये झूठा आदमी बोल रहा था कि 2024 में मोदी सत्ता से हट जाएंगे। 2023 में जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे वो इस बात की घोषणा होंगे कि अब मोदी का समय खत्म हो रहा है। लेकिन नतीजे आए, आपको मालूम है कि नतीजे क्या आए। तीनों राज्यों का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, सामूहिक नेतृत्व के मुद्दे पर लड़ा गया। किसी राज्य में भाजपा ने किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया और सीधे प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा। ये थ्योरी चलाई गई कि मोदी जब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हैं तो भाजपा का वोट 10% कम हो जाता है, वो विधानसभा में पार्टी को जिता नहीं पाते हैं। इस तरह की तमाम कहानियाँ चलाई गईं। नतीजा आया ठीक उल्टा। तीनों राज्यों में भाजपा बड़े बहुमत से जीती, खासतौर से मध्य प्रदेश जहां माना जा रहा था कि हार पक्की ही है, और छत्तीसगढ़ जहां माना जा रहा था, मानकर चल रहे थे कि वहां तो कांग्रेस आ ही रही है, और राजस्थान में भी मान रहे थे कि अशोक गहलोत का जादू चलेगा और वो जो है एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और रिवाज जो हर साल 5 साल पर सरकार बदलने का है उसको बदल देंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी की एक चाल, तीनों राज्यों का चुनाव अपने कंधे पर उठा लेने की उनकी रणनीति, अपने चेहरे पर। देखिए, ये लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का जोखिम लेना किसी साधारण नेता के बस की बात नहीं है। ये मोदी जैसा करिश्माई नेता है जो इस तरह का जोखिम उठा सकता है, जिसको अपने आप पर और इस देश के मतदाताओं पर भरोसा है, इस देश के लोगों पर भरोसा है कि उनका भरोसा मुझ पर कायम है। सत्ता में रहने के 10वें साल में इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, मैं जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक की बात कर रहा हूं, जो अपने सत्ता जो अपने दूसरे, हालांकि राजीव गांधी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, और आप बात करना चाहें, नाम लेना चाहें तो मनमोहन सिंह का नाम ले लीजिए, लेकिन मनमोहन सिंह का मतलब सोनिया गांधी, जो अपनी लोकप्रियता के उतने ही शीर्ष स्तर पर हो, शिखर पर हो, जितना वो पहले साल में रहा हो, बल्कि लोकप्रियता उससे ज़्यादा हो। ऐसे नेता को लेकर इस तरह की अफवाह, इस तरह की मनगढ़ंत बातें, इस तरह के मिथ्या आरोप, इस तरह का षड्यंत्र करना, ये देशद्रोह से कम नहीं माना जाना चाहिए। इस बयान के लिए इन तीनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन चुनाव नतीजों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजाय सीधे इन 3 प्रदेशों की जनता ने जवाब दिया है इन तीनों नेताओं को। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर
अगर किसी एक नेता की इस देश में विश्वसनीयता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उनके खिलाफ लगाए गए किसी आरोप पर लोग भरोसा तो छोड़िए, सुनने को भी तैयार नहीं है। ये इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। जब से चुनाव का नतीजा आया है, आज 10 दिसंबर है, 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए थे, तब से ये तीनों कहाँ गायब हैं, किस बिल में छुप गए हैं, पता नहीं है। क्या इनमें फिर से हिम्मत होगी इस तरह की बात करने की? ये लोग जो है, इनमें थोड़ी भी शर्म लिहाज है नहीं, तो ये हो सकता है फिर से बोले, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप देखिए कि 7 दिन से इनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, और ताला लगाया है इस देश के मतदाता ने, और जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, मुंह पर तमाचा मारा है कि इस तरह की बातें करना बंद करो, इस तरह की बकवास करना बंद करो, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना बंद करो, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना बंद करो। और ये तीनों, सत्यपाल मलिक, प्रशांत भूषण और उद्धव ठाकरे। अब आप देखिए, राम मंदिर को लेकर इनके क्या विचार रहे हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है उद्धव ठाकरे पर। ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जो अयोध्या आंदोलन में जिनके शिव सैनिक शामिल रहे, जो अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बने इसके हमेशा समर्थक रहे, आंदोलन का समर्थन किया जिन्होंने, उनके बेटे उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्ती में, मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश में इस हद तक चले जाएंगे कि राम मंदिर को लेकर इस तरह की बात करेंगे। ये कल्पना से परे था आज से कुछ समय पहले तक, बल्कि कहिए कुछ साल पहले तक। जब से ये कांग्रेस और शरद पवार की शरण में गए हैं, जब से ये सोनिया गांधी और गांधी परिवार की शरण में गए हैं, तब से इनके दिमाग में जो फितूर चढ़ा है, वो अपने पिता बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उसके ठीक उल्टी बातें कर रहे हैं। और इसका नतीजा अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, उसमें उसका जो नतीजा आया, उससे जनता ने संदेश दे दिया है कि आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं, आप हिंदुत्व का रास्ता छोड़ चुके हैं और हम आपको छोड़ चुके हैं। ये संदेश इनको जो है वो महाराष्ट्र के मतदाता ने दे दिया है। समझ आएगी, बुद्धि खुलेगी, नहीं खुलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो षड्यंत्रकारी दिमाग है इन तीनों का, वो इनको चैन से बैठने नहीं देगा। 2024 तक ये इस तरह के षड्यंत्र की बातें करते रहेंगे, इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, और किसी बिल में दुबके हुए हैं, कहाँ दुबके हुए हैं इसका कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इनके सांस लेने की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बाकी 2 नेताओं की बात, 2 नेता जो सनातन का विरोध करने वाले, उनमें से एक बिहार के अनपढ़ तो नहीं कहूँगा लेकिन कुपढ़ कहूँगा, कुपढ़ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, और दूसरे अखिलेश यादव के, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के परम प्रिय स्वामी प्रसाद मौर्य। इन दोनों ने सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोले जिनको सुनना भी पाप है। इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है, और जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनका अपमान किया है, और लगातार करते रहे हैं। इनको लगता है कि ऐसा करने से लोग खुश होंगे, इनको लगता है कि ऐसा करने से, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने से, सनातन धर्म पर आक्रमण करने से, हमला करने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचेगा, और उनको चुनाव में हराया जा सकता है। ये दोनों नेता बढ़ चढ़कर जो है सनातन धर्म के खिलाफ और रामचरितमानस के खिलाफ लगातार बोलते रहे। इन दोनों के जो पार्टी के प्रमुख हैं, एक तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने मुंह नहीं खोला, इन दोनों ने इनका कोई विरोध नहीं किया, इन दोनों ने इनको चुप कराने की कोशिश नहीं की। तो यानी मौन स्वीकृति लक्षणम, तो इनकी सहमति थी, और इनकी, मैं तो कहता हूँ इनकी शह भी थी।
बिना शह के इनकी इतनी औकात नहीं है, इनकी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि इस तरह की बात बोल सके। तो ये अपने नेता के एजेंडे को, अपने नेता की रणनीति पर चल रहे थे, अपने नेता के एजेंडे को आगे करने की कोशिश कर रहे थे। ये दक्षिण से जो शुरू हुआ, उदयनिधि स्टालिन ने जो शुरू किया, उसको इन लोगों ने और आगे बढ़ाया, बल्कि ये तो उनसे पहले से शुरू हो गए थे। एक बार फिर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर याद आते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इन लोगों का विवेक मर चुका है। जो भी सनातन का विरोध कर रहे हैं, भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि इस समय भारतीय संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऐसे में भारतीय संस्कृति का विरोध करके ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं। और इसका नतीजा इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ये इसका जवाब जो है कोई पार्टी, कोई नेता, कोई संगठन नहीं, इस देश का आम मतदाता देगा। और उसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ महीने की बात है। इन दोनों को जवाब मिलेगा और इनके जैसे तमाम लोगों को जवाब मिलेगा। तो ये 5 ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सनातन धर्म दोनों के विरोधी हैं। दोनों के विरोध में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दरअसल मोदी से, आरएसएस से, बीजेपी से घृणा करने वाले लोग। ये विरोधी नहीं हैं। विरोधी होना तो अच्छी बात है। विरोधी जो है आलोचना करता है, जिसकी आलोचना करता है उसको सीखने का मौका मिलता है। ये ऐसे लोग हैं जिनके मन में जहर भरा हुआ है और उनके मन का जहर जो है इनके शब्दों के रूप में सामने आता है, इनकी वाणी के रूप में सामने आता है। और इसका असर, इनकी बातों का असर केवल इन तक नहीं सीमित रहेगा, इनके नेताओं तक असर पड़ेगा। जैसे प्रशांत भूषण, सत्यपाल मलिक, इन दो को तो मैं मानता हूं कि ये जो इस देश में लेफ्ट लिबरल बिरादरी जिसको अपने अस्तित्व पर खतरा नज़र आ रहा है, उसका एजेंडा चला रहे हैं कि किसी तरह कोई तरीका अपनाओ, किसी भी हद तक जाओ, मोदी को 2024 में रोकने की कोशिश करो। अगर 24 में फिर से आ गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, फिर हमारे लिए भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। दरअसल ये सोच है जिसकी वजह से इनकी ज़बान से ऐसा जहर निकल रहा है। इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, इनकी ज़बान पर जहर भरा हुआ है। और ये जहरीले जो इनके बोल वचन हैं, उससे इस देश का माहौल ख़राब करने की, इस देश में एक तरह के विभाजन की, इस देश के सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। इनका विरोध किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, इनका विरोध देश का समर्थन है, देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता का समर्थन है। इसलिए इन लोगों का विरोध करना चाहिए। इन लोगों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। इनकी सबसे सही जगह वही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।